हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के मीनिंग को समझा था, इन दोनों के रिलेशन को भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ ऐसे मेथड्स को एक्सप्लेन किया था जिनके थ्रू कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और वहां हमने फाइंड आउट किया था कि दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जाता है फ्रॉम विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वहीं एक्सटर्नल कंट्रोल इज आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसमें वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जिनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है, और इनमें सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसको हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। उसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल और सिटीजन कंट्रोल भी आता है। सो स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल से। एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल होना तो जरूरी है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था। व्हाई? सो दैट ब्यूरोक्रेसी की यूज ऑफ पावर को चेक में रखा जा सके, ब्यूरोक्रेसी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, और अगर किसी ने पावर का मिसयूज किया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाए। और इसी वजह से लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आता है कि कैसे लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। उन सब तरीकों को हम यहाँ समझने वाले हैं। प्रशासन पर लेजिस्लेचर का कंट्रोल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट वर्कर्स सभी लॉज को प्रॉपर्ली फॉलो करें, सो दैट सरकार लोगों को बेटर तरीके से सर्व कर सके। और ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू लेजिस्लेटिव कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया जाता है। चाहे पार्लियामेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर हमेशा गवर्नमेंट का एक सुप्रीम ऑर्गन है, क्योंकि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव से बनता है और ये जनता की विल को ही रिप्रेजेंट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, और इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मिसयूज इट्स पावर्स। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिफरेंट होता है दैन दैट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ये कैसे डिफरेंट होता है ये हम आगे चलकर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस प्रकार का होता है? सबसे पहला इसका फीचर है दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो कि आप में से लगभग सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, बट इन केस यू डोंट नो, parliamentary system exists in India and UK, whereas the presidential system exists in USA. तो जो parliamentary system होता है that is based on the principle of collective responsibility. Ministers जो हैं वो किसके प्रति responsible है? वो responsible हैं towards the parliament. अपने actions और policies के लिए ministers parliament के प्रति responsible हैं। There is indirect legislative control over administration. Parliamentary system में जो legislative control होता है over the administration वो indirect होता है। In what sense? Because ये जो control है it is through the ministers. Officials या administrators जो हैं वो directly responsible नहीं होते हैं towards the parliament. Note this thing. Let me repeat this again. ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्लियामेंट के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं द मिनिस्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो मिनिस्टर्स के पीछे एक शेल्टर ले लेते हैं और अनोनिमस रह के कार्य करते हैं। यही है हमारा नेक्स्ट फीचर विच इज अनोनिमिटी। ऑफिशियल्स जो है वो अनोनिमस रह के या गुमनाम रह के कार्य करते हैं। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक्शन के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं।
सो दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर कार्य करता है, उसका मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। और मिनिस्टर कौन होता है? मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का पार्ट। सो इस प्रकार पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, विच इज थ्रू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के थ्रू लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, और ये कंट्रोल हो सकता है ओवर द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे अब हम समझने वाले हैं। अब आती हैं ऐसी टेक्निक्स या मेथड्स जिनके थ्रू लेजिस्लेचर कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ हम प्रेसिडेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात कर रहे हैं, विच एग्जिस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहली जो टेक्निक या मेथड है, दैट इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेजिस्लेचर का मेन कार्य क्या है? लॉज बनाना। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को हम यहाँ इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। तो लॉ मेकिंग के थ्रू लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश करता है? लेजिस्लेचर ऐसे लॉज बनाता है जिनके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है, उसके क्या क्या फंक्शंस रहने वाले हैं और क्या क्या उसके प्रोसीजर्स रहने वाले हैं। पार्लियामेंट नए लॉज बना सकता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंजेस ला सकता है, या लॉज को कैंसिल भी कर सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि लॉ मेकिंग के थ्रू क्या हो जाए, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाए, या कोई एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये भी कंट्रोल का एक तरीका है। इससे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश रहता है। इसमें आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बता सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? प्रेजेंट टाइम्स में क्या हो गया है कि पार्लियामेंट बहुत बिजी हो गई है, उसके पास टाइम की कमी है। तो ऐसे में क्या करती है, ऐसे में पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है वो एक स्केलेटन फॉर्म में बनाती है। प्रॉपर फॉर्म में बनाने की जगह एक बहुत ही रफ मैनर में लॉज को बना देती है, और एग्जीक्यूटिव को या कार्यपालिका को वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देती है उस लॉ के डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। इसीलिए इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है टू द एग्जीक्यूटिव, और इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर इज अनदर टेक्निक और मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। नाउ जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको सब पता है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, बट लेट मी टेल यू अगेन। ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं। सो पार्लियामेंट्री सिटिंग के हर फर्स्ट आवर को क्वेश्चन आवर कहा जाता है। पार्लियामेंट की जब मीटिंग होती है जिसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आते हैं, उसमें 1 आवर हमेशा क्वेश्चन आवर को दिया जाता है, और इसको एक हेल्दी चेक माना गया है एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्योंकि क्वेश्चन आवर में क्या हो सकता है, कोई भी लेजिस्लेटिव मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक सवाल कर सकता है, और जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ सकता है। तो हो गया ना यहाँ पे कंट्रोल एस्टैब्लिश। वो मिनिस्टर से कोई भी सवाल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और मिनिस्टर को आंसर देना होता है। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में एक मिनिस्टर को ओरली आंसर देना होता है, यानी कि मौखिक तरीके से आंसर देना होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर देना होता है, और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। स्टार्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उसके बाद आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछने से पहले नोटिस देना पड़ता है, विच इज लेस देन 10 days। ये भी ओरली आंसर किया जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन आवर। फिर आता है 0 आवर डिस्कशन। ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है, विच इज 12 PM। क्वेश्चन आवर होता है फ्रॉम 11 to 12, और 0 आवर स्टार्ट होता है 12 PM से। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? 12 को 0 भी तो कहा जाता है, दैट्स द रीजन इट इज 0 आवर डिस्कशन। ये कंप्लीटली एक इंडियन इनोवेशन है,
1962 से चलता आ रहा है। और ऐसे टॉपिक्स जिनको डिस्कशन लिस्ट में नहीं रखा गया है लेकिन वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, जनता के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैटर्स को डिस्कस किया जाता है और उन पर ओपिनियन लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हाफ एन आवर डिस्कशन एंड शॉर्ट डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लगता है कि भाई जो मिनिस्टर ने हमें आंसर दिया है ना उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो तब हाफ एन आवर डिस्कशन स्टार्ट होता है। When a member feels dissatisfied with the answer that is given by the concerned minister. इसी प्रकार शॉर्ट डिस्कशन भी होता है जिसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये 1953 से एग्जिस्टेंस में है। शॉर्ट डिस्कशन के थ्रू भी लेजिस्लेचर गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और अ पॉलिसी और अ प्रोग्राम। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोल थ्रू मोशंस और रेजोल्यूशंस। नाउ इन मोशंस के तो आपने नाम सुने होंगे, कॉल अटेंशन मोशन, सेंचर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन। इन मोशंस के थ्रू भी लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। सबसे पहला आता है कॉल अटेंशन मोशन। नाम में ही इसका मतलब छुपा है, अटेंशन लाना। इसके थ्रू क्या होता है, कंसर्न्ड मिनिस्टर की अटेंशन लाई जाती है किस पर, एक ऐसे अर्जेंट मैटर पर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो और उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उस मुद्दे पर अपनी एक स्टेटमेंट दे। सो एक कंसर्न्ड मिनिस्टर का अटेंशन लाया जाता है एक इंपॉर्टेंट मैटर पर और उनका जवाब मांगा जा सकता है। सो आप हाइपोथेटिकली सोच के देख लीजिए कि किसी फॉरेन कंट्री में इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। सो कॉल अटेंशन मोशन पास किया जा सकता है जिसके थ्रू ऑपोजिशन या लेजिस्लेचर फॉरेन मिनिस्टर का ध्यान इस मुद्दे पर ला सकता है और फॉरेन मिनिस्टर को कह सकता है कि वो इस मुद्दे पर अपनी एक स्टेटमेंट दे। फिर इसके बाद आता है सेंचर मोशन। सेंचर का मतलब होता है निंदा करना। तो ये मोशन किसके अगेंस्ट लाया जा सकता है, ये पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। और ये क्यों लाया जाता है, उनके द्वारा पास की गई किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या उनका जो रोल रहा है उस पॉलिसी में उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। बट किसी सिचुएशन में उन्हें एक्ट करना चाहिए था बट उन्होंने एक्ट नहीं किया, इसके लिए भी सेंसर मोशन लाया जा सकता है। तो बेसिकली निंदा की जाती है मिनिस्टर्स की। अब पब्लिक ऑफिशियल्स पर डायरेक्टली तो कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, थ्रू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि ऐसी कोई स्कीम है या ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक मिनिस्टर ने काम ढंग से नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा उस पॉलिसी को ढंग से लागू नहीं किया गया, वो सर्विसेज ही लोगों तक नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में सेंसर मोशन लाया जा सकता है। इसी से सिमिलर एक और मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कब लाया जाता है, जब लेजिस्लेचर को ये लगे कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और अगर ये पास हो जाता है तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो इसका इंटेंशन ये होता है कि गवर्नमेंट को डिसलॉज करना। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस ये है कि सेंसर मोशन आप एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हो, होल मिनिस्ट्री के अगेंस्ट भी ला सकते हो। वेराज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है और इसको सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, अनलाइक द सेंसर मोशन। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो सबको रिजाइन करना पड़ता है। और सेंसर मोशन ना बेसिकली पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए होता है। उसके बाद आता है एडजर्नमेंट मोशन। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लेजिस्लेचर का ध्यान लाना एक ऐसे मैटर पर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। इसके थ्रू भी सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है और सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा जाता है। इस मोशन को लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है और राज्यसभा में इस मोशन को नहीं लाया जा सकता है। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉल अटेंशन मोशन।
कॉल अटेंशन मोशन में एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया जाता है कैसे मैटर पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। वेराज एडजर्नमेंट मोशन में किसका ध्यान लाया जाता है मैटर पर? हाउस का। इसके थ्रू सरकार की निंदा की जाती है ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉपरली कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा रेजोल्यूशंस आर ऑल्सो देयर। रेजोल्यूशंस में और मोशंस में फर्क यही है कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो नेचर में रिकमेंडेटरी होते हैं, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे। वेराज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे मोशन पास हो जाए तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ सकता है। तो ये था कंट्रोल थ्रू मोशंस और रेजोल्यूशंस। इसके बाद आता है कंट्रोल थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। पार्लियामेंट में डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जाती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की इनॉग्रल स्पीच हो गई या बजट स्पीच हो गई, बिल का इंट्रोडक्शन हो गया या किसी एक्ट को अमेंड करना पड़ गया, किसी नए लॉ को इनैक्ट किया या मोशन को इंट्रोड्यूस किया या रेजोल्यूशन लाए। ये सब चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिबेट्स एंड डिस्कशन करने के लिए। अगर किसी एक्ट पर कोई चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो इसके थ्रू मेंबर्स क्रिटिसाइज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को उनके किसी भी प्रकार के फेलियर के लिए। सिमिलरली बजट के दौरान भी ऐसा किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, तो इनके थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके थ्रू जो ऑपोजिशन होती है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने की, उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो सामने लाने की। उसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल, विच इज प्रिटी सिंपल। ये पहले भी बताया जा चुका है कि लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बिना एडमिनिस्ट्रेशन एक भी रुपया स्पेंड नहीं कर सकती है। मिनिस्ट्रीज का या डिपार्टमेंट का जो बजट होता है अप्रूव तो वो लेजिस्लेचर ही करता है। लेजिस्लेचर बजट को पास करता है, एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करता है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर बजट पर चर्चा हो तो मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पुराने कार्य को क्रिटिसाइज करने की, उसे रिव्यू करने की, और इसी के थ्रू सरकार की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज करने की। इसके थ्रू गवर्नमेंट को भी एक लेसन मिलता है कि कैसे वो बेटर तरीके से फंक्शन कर सके, और इसी के साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटर तरीके से कार्य करने की। यहाँ तक कि कार्यपालिका तब तक टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती या खर्चा नहीं कर सकती जब तक कि फिनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाते। दैट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये एक बहुत बड़ी पावर है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक भी रुपया तब तक स्पेंड नहीं कर सकती जब तक लेजिस्लेचर उसे अप्रूव ना कर दे। उसके बाद आता है कंट्रोल थ्रू ऑडिट। ऑडिट के थ्रू एग्जामिन किया जाता है सारे रिकॉर्ड्स को, ये देखने के लिए कि क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं, किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी तो नहीं है। ऑडिट का बहुत डर रहता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और इंडिया में कैसे किया जाता है? थ्रू द कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। तो ऑडिट का ये जो फंक्शन है ये भी फोर्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो प्रॉपर तरीकों से कार्य करे, ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करें, अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करें, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कार्य करें, करप्शन में ना इंडल्ज हो। और कैग जो है वो सभी अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद एनुअल रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं टू द लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम या एक्सपेंडिचर है उन सब का ऑडिट किया जाता है, और फिर लेजिस्लेचर को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और अगर कोई इरेगुलरिटी या कोई लैप्स था एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर, उसके बारे में लेजिस्लेचर को पता चल जाता है। नेक्स्ट इज द कमिटी ऑन एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। तो लेजिस्लेचर कमिटीज अपॉइंट करके भी एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। डिबेट्स, डिस्कशंस या क्वेश्चंस के दौरान मिनिस्टर्स कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं, और ये इस कमेटी की ड्यूटी होती है ये देखना क्या उन एश्योरेंसेस को पूरा किया गया या नहीं किया गया। तो ये कमेटी भी हेल्प करती है लेजिस्लेचर का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखने पे, क्योंकि अगर मिनिस्टर ने कोई प्रॉमिस किया है या एश्योरेंस दिया है किसी पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसको और एडमिनिस्ट्रेशन को वो फुलफिल करना होगा।
फिर कुछ और कमिटीज़ भी हैं जो लेजिस्लेचर की हेल्प करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने पे। सबसे पहले आती है पैक या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका मेन कार्य ही ये होता है कि कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करना, कैग की रिपोर्ट को जांचना। इस कमेटी को 1921 में सेटअप किया गया था और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। हर साल उन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 1 साल की टर्म के लिए। उसके बाद आती है एस्टिमेट्स कमेटी। जैसा कि नाम में ही मेंशन्ड है, ये कमेटी क्या करती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको एग्जामिन करती है और ये मेक श्योर करती है कि मिनिस्ट्रीज द्वारा जो एस्टिमेट सेट किए गए हैं वो विद इन द लिमिट हों। और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। इसकी भी टर्म 1 साल की होती है। फिर आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके भी 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट्स और अकाउंट्स होते हैं उसको ये कमेटी एग्जामिन करती है और कैग ने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर उसको भी एग्जामिन करती है। फिर आती है कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसको 1953 में बनाया गया था और इसके भी 15 मेंबर्स हैं। ये लोकसभा की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। 1993 में इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को क्रिएट किया गया था और इनका भी पर्पस होता है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। मिनिस्ट्रीज के या डिपार्टमेंट्स के जो बिल्स होते हैं उनको ये एग्जामिन करती हैं और उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसमें आती है कमिटीज लाइक कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कमेटी ऑन फाइनेंस, कमेटी ऑन फूड, सिविल सप्लाईज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, कमेटी ऑन रेलवेज। तो रेलवे कमेटी जो होगी वो रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल्स को एग्जामिन करेगी। सेम इज द केस विद एक्सटर्नल अफेयर्स और द कमेटी ऑन फाइनेंस। तो ये थे वो टेक्निक्स और मेथड्स जिनके द्वारा लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है और ये कंट्रोल इनडायरेक्ट होता है, विच मीन्स कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो मिनिस्टर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स तो एनोनिमिटी में रह के कार्य करते हैं, बट नॉनदलेस कंट्रोल तो होता है। अब आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, ये यूएसए में एग्जिस्ट करता है। इस सिस्टम में क्या होता है दैट देयर इज प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर? इट इज थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहला मेथड क्या है दैट द कांग्रेस क्रिएट्स द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, कमीशंस, बोर्ड्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, तो पार्लियामेंट ही है जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करती है, कमीशंस या बोर्ड्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को क्रिएट करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ हो गया कंट्रोल एस्टैब्लिश। जब चाहे कांग्रेस एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकती है। फिर आती है द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है? कांग्रेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिटीज को अपॉइंट कर सकती है। इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेशन। लेजिस्लेचर द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी को अपॉइंट करना। दिस इज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है दैट द कांग्रेस कैन इनैक्ट लॉज, रिपील एंड अमेंड देम। कांग्रेस नए लॉज बना सकती है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंजेस ला सकती है, या जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं उन्हें खत्म कर सकती है, एंड कर सकती है। तो इसके थ्रू किसी भी पब्लिक पॉलिसी को खत्म किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, या कोई नई पॉलिसी क्रिएट की जा सकती है। सपोज कीजिए कि किसी पॉलिसी को ही खत्म कर दिया जाता है, तो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या काम रह जाएगा? ये भी एक तरीका है लेजिस्लेटिव कंट्रोल का। फिर आता है अप्रूविंग द फेडरल बजट।
जैसे इंडियन पार्लियामेंट के केस में होता है, यहाँ भी वैसा ही है। बजट को अप्रूव कौन करता है? कांग्रेस अप्रूव करती है। और फेडरल बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? द ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट। और किसकी डायरेक्शन में इस बजट को प्रिपेयर किया जाता है? प्रेसिडेंट की डायरेक्शन में। Next method of control is that the Senate confirms treaties and appointments, a very, very important method. Senate क्या होता है? Senate is the upper house of the Congress. जितनी भी treaties या appointments president द्वारा किए जाते हैं, उन सब treaties और appointments को finally confirm कौन करता है? Senate confirm करता है। बहुत important method है ये। सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट ने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अपने फेवरेट पर्सन की अपॉइंटमेंट कर दी है, तो हो सकता है कि सेनेट उसे कंफर्म ही ना करे। देन कम्स द पावर ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट के पास एक फिक्स्ड टेन्योर होता है 4 इयर्स का, और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? रिमूव उसको किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ओनली। तो अगर प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार की करप्शन में इंडल्ज हो रहा है तो उसको इम्पीच भी किया जा सकता है बाय द लेजिस्लेचर। तो यहां पर भी वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। देन कम्स द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। कुछ चुनिंदा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं और एजेंसीज हैं जिनको डायरेक्टली लेजिस्लेचर सुपरवाइज करता है। इस मेथड को कहा जाता है लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को कौन सुपरवाइज कर रहा है या कौन ओवरसी कर रहा है? लेजिस्लेचर कर रहा है। हेंस द नेम लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। फिर आता है द डॉक्ट्राइन ऑफ को डायरेक्टरशिप। कांग्रेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो कैसे? थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ को डायरेक्टरशिप। इस डॉक्ट्राइन के थ्रू कांग्रेस किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को ये कह सकती है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के दीजिए, या जो आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के दीजिए। ये सब चीजें कांग्रेस मांग सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से। देन कम्स द सबमिशन ऑफ एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स टू द कांग्रेस। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स को अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स किसको सबमिट करानी होती है? कांग्रेस को सबमिट करानी होती है। इन रिपोर्ट्स के थ्रू उन डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस का पता चलता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ केस वर्क। देखिए, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस के पास एक ऐसा स्टाफ होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन या शिकायत आई है उससे डील करता है। इसी को कहा जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ केस वर्क। तो ये तरीके थे जिनके थ्रू लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब समझ लेते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस और इनइफेक्टिवनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव कंट्रोल की क्या क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहली जो लिमिटेशन है दैट इज द शॉर्टेज ऑफ टाइम विद द लेजिस्लेचर। आज के ज़माने में लेजिस्लेचर के पास समय नहीं है, बहुत कम समय होता है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इफेक्टिवली कार्य कर पाए और एक प्रॉपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाए ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है दैट फाइनेंशियल कंट्रोल रिक्वायर्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स। फाइनेंशियल कंट्रोल एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है जो जरूरी नहीं है लेजिस्लेटर्स के पास हो, बिकॉज दे आर लेमैन। उनके लिए ये सब टेक्निकलिटी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब तक उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी तब तक वो कैसे फाइनेंशियल कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर पाएंगे या एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिर आता है लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव लीडरशिप किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के पास ही तो होती है। लेजिस्लेचर में जो बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव भी तो उसमें बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, वाइड सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव को लेकर, कार्यपालिका को लेकर बहुत वाइड सपोर्ट होता है। जो पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है, वही कार्यपालिका बनती है, तो ऐसे में उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एक प्रॉब्लम है। देन कम्स द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये हमने पहले भी समझा था कि क्या होता है।
तो इससे जो लेजिस्लेचर का रोल है वो थोड़ा वीक हुआ है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो डोमिनेंस होगी वो तो एग्जीक्यूटिव की होगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को कार्यपालिका बिलोंग करती है उसकी डोमिनेंस होगी लेजिस्लेचर में। तो ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग ना हो, स्ट्रांगली अपनी बातों को ना रखे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज ना करे, तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। Then in presidential system like USA, the executive already enjoys lot of immunities from the legislative control. USA जैसे कंट्री में जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वहां पहले ही एग्जीक्यूटिव को बहुत सारी इम्यूनिटीज मिली हुई है लेजिस्लेटिव कंट्रोल से कि ट्रीटीज और अपॉइंटमेंट्स को रेटिफाई तो सेनेट द्वारा करना होता है, लेकिन अगर सेनेट में प्रेसिडेंट की ही पार्टी की मेजॉरिटी है, विच मीन्स जिस पार्टी को प्रेसिडेंट बिलोंग करता है उसी पार्टी की सेनेट में मेजॉरिटी है, तो वहां भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल अपने आप वीक हो जाएगा। ट्रीटीज को, अपॉइंटमेंट्स को रेटिफाई करवाना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां भी ये इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। Another limitation of legislative control over administration is that there are less chances of censure motion, adjournment motion or no confidence motion being passed against the government. बहुत कम चांसेस हैं कि सेंचर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन जैसे मोशंस को पास किया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रीजन मेन यही है कि लेजिस्लेचर में डोमिनेंस किसकी होगी? एग्जीक्यूटिव की। जिस पॉलिटिकल पार्टी को कार्यपालिका बिलोंग करती है उसी पॉलिटिकल पार्टी की तो डोमिनेंस होगी लेजिस्लेचर में। ऐसे में मोशंस को पास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट वीकन्स द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि लेजिस्लेचर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, किन किन टेक्निक्स के थ्रू, किन किन मेथड्स के थ्रू लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कार्य करे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अलग तरीके से होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अलग तरीके से होता है। हाउएवर देयर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये होता है थ्रू द लॉ मेकिंग प्रोसेस, थ्रू द क्वेश्चन आवर, थ्रू 0 hour discussions, half an hour discussions और different motions, through audit और budgetary control और the committees। वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है थ्रू द लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेशन, क्रिएटिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, enacting laws or amending or repealing the existing laws, approving the federal budget, confirming the treaties and appointments, through the doctrine of co-directorship, legislative oversight और the institution of casework। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने आपको ईजीएस्ट तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई होप यू लाइक द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।